क्या आपको लगता है कि ईरानी शासन ने हमलों से पहले कुछ संवर्धित यूरेनियम छुपा लिया था? नहीं, आपका मतलब है क्या उन्होंने उसे गहरे वाले से बाहर निकाला था? नहीं। आपने साफ कहा था कि आपके पास हथियार नहीं हो सकता, आपको बातचीत के लिए आना ही होगा, कुछ होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा किया। नहीं, सबसे पहले ये करना बहुत मुश्किल है, ये करना बहुत खतरनाक है, ये बहुत भारी है, बहुत भारी। ये करना बहुत मुश्किल काम है और हमने ज़्यादा समय भी नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि हम आ रहे हैं, बस उसी वक्त पता चला। और किसी ने नहीं सोचा था कि हम उस जगह पर जाएंगे क्योंकि सबने कहा था कि वो जगह अभेद्य है। क्योंकि मैंने रिपोर्ट्स देखी थी कि वहाँ 400 किलोग्राम 800 पाउंड का सामान उन्होंने वहाँ से हटाया था। लेकिन मैं सोचती हूँ कि क्या ये पता लगाया जा सकता है? मेरा मतलब है अगर उनके पास उन्होंने कुछ भी नहीं हटाया। उन्होंने कुछ भी नहीं हटाया। तुम जानते हो, वे खुद ही हिल गए थे। वे सब जीने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं हटाया। ठीक है, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन यूरेनियम का क्या? तो वो 900 पाउंड? हाँ, मुझे नहीं पता कि वो फर्दों के नीचे है या किसी और जगह, लेकिन वो अभी भी कहीं बाहर है। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास युद्ध विराम है, लेकिन परमाणु समझौता नहीं है। हमें अब भी ठीक से नहीं पता कि वो 400 पाउंड संवर्धित यूरेनियम कहाँ है। और अब रूस और चीन भी खुलेआम ईरान का साथ छोड़ रहे हैं। देखिए, जैसे ही अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला किया, अगले ही दिन ईरानी संसद ने ईरान को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से हटाने के लिए वोट कर दिया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मूल रूप से हर देश पर नजर रखती है। यह किसी भी देश के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह देश उसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं कर रहा है। यह हमेशा सुनिश्चित करता है कि कोई भी देश बहुत अधिक यूरेनियम संवर्धन न कर रहा हो। तो बताओ क्या हुआ? यही एजेंसी थी जिसने कुछ हफ्ते पहले सबसे पहले दुनिया को चेतावनी दी थी कि ईरान हथियार ग्रेड यूरेनियम के और करीब पहुंच रहा है। अभी भी उसके पास वो नहीं है, लेकिन वो बहुत करीब पहुंच गया था। और अब ईरान इस संधि से बाहर निकल रहा है, इस संगठन से बाहर निकल रहा है। और इस संगठन के बनने के बाद ऐसा करने वाला सिर्फ दूसरा देश बन गया है। क्या आप लोग अंदाजा लगाना चाहेंगे कि पहला देश कौन सा था? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से बाहर निकलने के सिर्फ 3 साल बाद उसने एक परमाणु हथियार का परीक्षण कर लिया था। और अब दुनिया को चिंता है कि ईरान भी वही करेगा। रूस चाहता है कि ईरान संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के साथ अपना सहयोग जारी रखे, ऐसा कहना है रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का। यह बयान तब आया जब ईरान की संसद ने आईएईए के साथ सहयोग को निलंबित करने वाला बिल पास किया। कोई भी नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। यह साफ है कि ईरानी इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि वे रूस को ईरान का सहयोगी मानते थे, जबकि असलियत में आप रूस या यहां तक कि चीन पर भी भरोसा नहीं कर सकते, जैसा कि आप लोग अभी देखेंगे। लेकिन पहले इस टिप्पणी पर बात करते हैं। यह उम्मीद की जा रही थी कि केवल एक ही देश है जो ईरान को परमाणु हथियारों के साथ देखना चाहता है, और वह है यमन। और एकमात्र देश जिसे फर्क नहीं पड़ता वह है उत्तर कोरिया। इसके अलावा रूस और चीन नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति बने क्योंकि वे मानते हैं कि यह उनके लिए खतरा है। इसी वजह से परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलना ईरान के लिए आसान नहीं है। और अब तक रूस और चीन के साथ मुद्दों के कारण वह हिचकिचा रहा है। खैर, यह सिर्फ रूस की बात नहीं है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, चीन भी ईरान के साथ बहुत दोस्ताना नहीं है, खासकर जब ईरान को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कुछ ही दिन पहले जब अमेरिका ने हमला किया था और ईरान दुनिया को धमकी दे रहा था कि वह होर्मुज की खाड़ी को बंद कर देगा, वही जगह जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, तो सोचिए चीन ने क्या कहा। फारस की खाड़ी और आसपास के पानी एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग हैं। उन्हें स्थिर और बिना किसी बाधा के रखना चाहिए। अब चीन ने ऐसा क्यों कहा? तो सोचिए क्या, चीन को मध्य पूर्व से संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कहीं ज्यादा तेल मिलता है। असल में लगभग 60 से 70% चीनी तेल मध्य पूर्व से आता है और लगभग 90% ईरानी तेल सीधे होर्मुज जलड़ मरुमध्य के जरिए चीन जाता है। चीन पहले से ही एक आर्थिक संकट, रियल एस्टेट संकट और निश्चित रूप से व्यापार युद्ध से गुजर रहा है। वो एक और संकट यानी ऊर्जा संकट झेलने की हालत में नहीं है, और यही वजह है कि वह ईरान द्वारा होर्मुज जलड़ मरुमध्य को बंद करने के पक्ष में नहीं था। ईरान को अब तक समझ जाना चाहिए कि वह वाकई अपने सहयोगियों पर निर्भर नहीं रह सकता। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि ईरानी नेता वाकई अपने सबक नहीं सीख रहे हैं। क्या आप लोग राष्ट्रपति ट्रंप का यह क्लिप 2 दिन पहले का याद है?
अगर खुफिया रिपोर्ट्स यह निष्कर्ष निकालती हैं कि ईरान यूरेनियम को उस स्तर तक समृद्ध कर सकता है जो आपको चिंता में डाल दे, तो क्या आप देश पर फिर से बमबारी करने पर विचार करेंगे? बिल्कुल, बिना किसी सवाल के। क्या आपके पास कोई अब इन चेतावनियों के बावजूद ऐसा लगता है कि ईरानी नेता अपने परमाणु कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए पूरी तरह से अड़े हुए हैं और इसी वजह से हम बहुत जल्द मिडनाइट हैमर 2.0 देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें जाएं, कृपया नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। यह वाकई में एल्गोरिदम में हमारी बहुत मदद करता है। अब कुछ दिन पहले ईरानी नेता ने आखिरकार अपने बंकर से एक सार्वजनिक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि ईरानी परमाणु सुविधाएं वास्तव में इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुई हैं। खैर, बयान का वह हिस्सा सच नहीं है। हमने 12 बंकर बस्टर गिराए थे। परमाणु सुविधा निश्चित रूप से खत्म हो चुकी है। लेकिन बयान का एक और हिस्सा जिसे लोगों ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, वह यह था कि उन्होंने कहा कि ईरान हमलों के बाद भी अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेगा। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि ईरान के विदेश मंत्री ने भी वास्तव में यह स्वीकार किया कि ईरानी परमाणु सुविधाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यहां तक कि उन्होंने भी कहा कि ईरान कुछ महीनों में फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू कर देगा। अब यही वह जगह है जहां 400 किलो या 900 पाउंड संवर्धित यूरेनियम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप लोगों ने वीडियो की शुरुआत में वह क्लिप देखी थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि यह फोर्डो के अंदर है और इसे सील कर दिया गया है। लेकिन प्रशासन में हर कोई एक ही बात नहीं कह रहा है। असल में सिर्फ 2 दिन पहले जब पीट हेग्सेथ ने वह डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की प्रेस ब्रीफिंग की थी, तो उनका जवाब कुछ अलग था। तो चलिए उसे सुनते हैं। फिर हम उन कुछ सीनेटरों को देखेंगे जो क्लासिफाइड ब्रीफिंग का हिस्सा थे और देखेंगे कि इस बारे में उनका क्या कहना है। फोर्डो से उच्च स्तर का समृद्ध यूरेनियम हमलों से पहले हटा लिया गया था। क्या ये सही है? क्या आपने ऐसा देखा है? और मिस्टर चेयरमैन, आपके लिए एक सवाल है। यह सुझाव देता है कि हमने उन स्थानों पर ठीक वही निशाना नहीं साधा जिसे हम निशाना बनाना चाहते थे। हालांकि यह सवाल नहीं है, यह उच्च समृद्ध यूरेनियम के बारे में है। तुम लोग सुन रहे हो ना? यह बहुत राजनीतिक जवाब है और जाहिर है लक्ष्य यह नहीं था कि उनके पास जो यूरेनियम था उसे मारा जाए। लक्ष्य उनका परमाणु कार्यक्रम खत्म करना था और इसका मतलब है कि परमाणु सुविधाओं को नष्ट करना, जो हमने किया। मुझे पता है कि कुछ रिपोर्टिंग थोड़ी भ्रमित करने वाली है, लेकिन हम काफी हद तक निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि परमाणु सुविधाओं को काफी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। लेकिन यूरेनियम का भंडार एक बिल्कुल अलग सवाल है और पीट हिग्स ने कहा था कि उन्होंने वही मारा जो वे मारना चाहते थे। और अगर आप इसे उन सीनेटरों की बातों से जोड़ें जो एक गोपनीय ब्रीफिंग का हिस्सा थे जो उनके हमले के बारे में हुई थी, तो ऐसा लगता है कि हमें ठीक ठीक पता नहीं है कि यूरेनियम का भंडार कहाँ है। यह वही है जो सीनेटर लिंडसी ग्राहम ने 2 दिन पहले कहा था। यहाँ हम जहाँ हैं वही स्थिति है। उन 3 ठिकानों पर कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था, लेकिन उनके पास अभी भी अमनेसियाज हैं। मुझे नहीं पता कि 900 पाउंड उच्च संवर्धित यूरेनियम कहाँ है, लेकिन यह लक्ष्य का हिस्सा था। खैर, ये अलग अलग होता है, बहुत काफ़ी। और मेरी ज़िंदगी में उन कई सालों में जब प्रशासन कह रहा है कि इसे नष्ट कर दिया गया है, तो बस इतना है कि मैं हथियार नहीं बना सकता। आप कह रहे हैं कि कुछ सालों में शायद वे ऐसा कर पाएंगे। मैं यही कह रहा था। आज वे नष्ट हो गए हैं, लेकिन आप उन्हें फिर से बना सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग सोचें कि उस जगह को गंभीर रूप से नुकसान नहीं पहुंचा या नष्ट नहीं किया गया। ऐसा हुआ था, लेकिन यह कहने के बाद भी मैं नहीं चाहता कि लोग सोचें कि समस्या खत्म हो गई है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अब आप लोग वो शब्द देख रहे हैं, है ना? यूरेनियम निशाने का हिस्सा नहीं था। और मेरा अनुमान है कि यह बात उन सभी लोगों के साथ साझा की गई थी जो उस गोपनीय ब्रीफिंग का हिस्सा थे, क्योंकि जब हम सीनेटर कॉटन की इसी विषय पर टिप्पणी सुनते हैं तो वह भी बिल्कुल वही बात कहते हैं। वह कहते हैं कि उसे नष्ट करना मिशन का हिस्सा नहीं था, इसलिए वह समृद्ध यूरेनियम पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो मेरा मानना है कि अब हमें कुछ खुफिया रिपोर्टों को देखना चाहिए जो सामने आई हैं। तो फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार यूरोपीय अधिकारियों का मानना है कि ईरान ने यूरेनियम को फोर्डो से बाहर भेज दिया था। और अगर हम उन रिपोर्टों की बात करें जो इजरायली अधिकारियों से जुड़ी हैं, तो हमें पता चला कि यूरेनियम को शायद फोर्डो से बाहर ले जाया गया था और संभवतः इसे इस्फान में रखा गया था। अब अगर आपको याद हो तो हमने वास्तव में इस्फान पर भी हमला किया था। वहां हमने बंकर बस्टर का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अरब सागर से अमेरिकी पनडुब्बी ने इस्फान पर लगभग 30 टोमहॉक मिसाइलें दागी थीं। तो यह काफी संभव है कि अगर स्टॉकपाइल वहां था तो उसे भी सील कर दिया गया होगा। लेकिन फिर भी ये सिर्फ रिपोर्टें हैं, हमें पक्के तौर पर नहीं पता। उम्मीद है कि हमें भविष्य में इसका पता चलेगा।
लेकिन इस वीडियो के लिए या कहें कि बाकी वीडियो के लिए चलिए मान लेते हैं कि या तो उसे सील कर दिया गया है या फिर शायद वो कहीं बाहर है। आइए बात करते हैं कि वो यूरेनियम कितना खतरनाक है। देखिए, वो 60% संवर्धित यूरेनियम था। इसका मतलब है कि ये अभी भी बहुत ज्यादा संवर्धित है, लेकिन ये हथियारों के स्तर का नहीं है। हथियारों के स्तर के लिए आपको लगभग 90% संवर्धन की जरूरत होती है और तभी आप उस संवर्धित यूरेनियम से परमाणु बम बना सकते हैं। अब अच्छी खबर यह है कि ईरानी परमाणु सुविधाएं लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, तो वे तुरंत यूरेनियम को संवर्धित नहीं कर सकते। लेकिन बुरी खबर यह है कि वे शायद उन सुविधाओं को फिर से बना सकते हैं। शायद इसमें 6 महीने लगे, शायद इसमें 1 साल लगे, हमें ठीक ठीक पता नहीं है। लेकिन जैसा कि सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा, ये खत्म नहीं हुआ है। यहां तक कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसका इशारा किया था, ये खत्म नहीं हुआ है। हमें एक परमाणु समझौते की जरूरत है या हमें किसी तरह का अंतिम समाधान चाहिए। ये सिर्फ एक युद्ध विराम है। और युद्ध विराम की समस्या ये है कि ईरानी अधिकारी अब भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वे अब भी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वे ईरानी परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेंगे, और 60% पहले से ही समस्या है। सार्वजनिक रूप से ईरान कहता है कि वह ये सब परमाणु ऊर्जा के लिए कर रहे हैं, लेकिन परमाणु ऊर्जा के लिए आपको यूरेनियम को केवल 4% तक समृद्ध करने की जरूरत होती है। एक बार जब आप 60% पर पहुंच जाते हैं तो आप पहले से ही किसी न किसी तरह परमाणु हथियार के बारे में सोच रहे होते हैं। अब यही वह जगह है जहां हम उस मशहूर हेडलाइन पर पहुंचते हैं जिसे आप पिछले 15 सालों से देख रहे हैं। ईरान परमाणु हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। तो बताइए, क्या 60% संवर्धन से 90% संवर्धन तक पहुंचने में लगभग 10 से 14 दिन लगते हैं? यही 2 हफ्ते हैं और यही वो हेडलाइन है जो आप हर जगह न्यूज फीड में देख रहे हैं। तो बताइए, क्या इतने समय से ईरान 60% संवर्धन का भंडारण कर रहा था? अब उनके पास लगभग इतना यूरेनियम है कि अगर वे उसे 90% तक संवर्धित करें तो वे लगभग 4 से 8 बम बना सकते हैं। तो अगर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखना चाहता है तो वे मान लीजिए सेंट्रीफ्यूज को फिर से बना सकते हैं, वे परमाणु सुविधा को फिर से बना सकते हैं, वे उन 400 किलो यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी बम बना सकते हैं। और यही वजह है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। हम अभी भी वास्तव में वह हासिल नहीं कर पाए हैं जो हमने हासिल करने का लक्ष्य रखा था। एकमात्र चीज जो हमने हासिल की है वह है देरी, और वह भी ज्यादा लंबी देरी नहीं है, क्योंकि अगर ईरान के पास वह 60% यूरेनियम है तो वह अपना लक्ष्य बहुत ही जल्दी हासिल कर सकता है। इसी वजह से यह भी बहुत समस्या वाली बात है कि ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से बाहर निकलने का फैसला किया, क्योंकि जब उत्तर कोरिया बाहर निकला था तो उन्हें परमाणु हथियार मिल गया था। अगर ईरान भी बाहर निकलता है तो हो सकता है कि उन्हें भी परमाणु हथियार मिल जाए। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ अच्छी खबर है। हमने कई विकल्प देखे हैं कि अगर हम बातचीत तक पहुँचते हैं तो क्या होगा, और हमें ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से एक सकारात्मक बयान मिला है जिन्होंने कहा है कि जब तक ईरान अपने परमाणु संयंत्र को हुए नुकसान का आकलन नहीं कर लेता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। अब आप इसे इस तरह पढ़ सकते हैं कि शायद वे नुकसान के आकलन के बाद बातचीत के लिए तैयार हैं, और उम्मीद है कि यह सच है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि यह युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। यह युद्ध विराम भी बहुत अनोखा था, क्योंकि इसमें वास्तव में कोई समझौते या शर्तें नहीं थीं, न ही युद्ध विराम के लिए पक्षों को कोई चीज पूरी करनी थी। जो एकमात्र चीज हमने होते हुए देखी वह यह थी कि दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि हम एक दूसरे पर गोलीबारी बंद कर देंगे, चलो रुक जाते हैं, बस इतना ही। इसके अलावा वास्तव में और कुछ भी तय नहीं हुआ था, और जब तक हमारे पास कोई ठोस समझौता नहीं होता मुझे नहीं लगता कि युद्ध विराम ज्यादा देर तक टिक पाएगा। अब इजरायली खुफिया एजेंसी ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि उन्हें पता है कि यूरेनियम का भंडार किसी एक सुविधा के नीचे दबा हुआ है, और अगर ईरान उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तो इजरायली बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु हथियार हों। और इसका मतलब होगा कि युद्ध विराम उसी समय और वहीं खत्म हो जाएगा। अगर ईरान यूरेनियम का भंडार निकालने की कोशिश करता है तो हमारे पास फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा।